जय हिंद। आज हम पढ़ाने वाले हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और तारा की उत्पत्ति कैसे हुई, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। जो और इससे आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा जो आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। तो हम लिखेंगे कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था लो लेवल की कक्षाओं में, जैसे कि जो हम बचपन में पढ़े थे कि ब्रह्मांड क्या है, तो कहा जाता है कि आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से नहीं पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रह्मांड क्या है। तो हम कहेंगे कि ज्ञात वो सभी पदार्थ जो ज्ञात है और जो नहीं ज्ञात है, वो सूक्ष्म से लेकर के सूक्ष्मतम या दृश्य से लेकर के अदृश्य, मतलब जो दिखाई दे रहा है वस्तु वो भी और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी, उस सभी क्या है ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। तो हमने क्या बोला कि वो वैसी वस्तुएं जो दिखाई दे रही हो, जो नहीं दिखाई दे रही हो, जो जो छोटी वस्तुएं हो और जो बड़ी वस्तुएं हो, सभी क्या है ब्रह्मांड के भाग में आता है। तो हमने जान लिया कि ब्रह्मांड क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो एक वैज्ञानिक हैं, बेल्जियम के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जॉर्ज लेमैत्रे। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉर्ज लेमैत्रे। तो उन वैज्ञानिक ने कहा था कि 15 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड था, संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में एकत्रित था। जब कोई एक बिंदु के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड एकत्रित होगा तो उसकी घनत्व बढ़ेंगे। जैसे कि कोई एक कमरा है, तो कमरा में हमने क्या देखा कि कमरा है, अब इस कमरा में 1000 लोग रहने की कैपेसिटी है। अब 1000 लोग रह सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, 5000 लोग इसमें शामिल कर दिए। तो जब 5000 लोग हम इनमें शामिल कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ घनत्व बढ़ चुका है। जब घनत्व बढ़ चुका है इसका मतलब यहाँ पर घर्षण होगा। तो जब घर्षण होगा तो ऊष्मा उत्पत्ति होगी। जब ऊष्मा उत्पत्ति होगी तो यहाँ पर ब्लास्ट होने की संभावना होती है। तो उसी तरह से जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में एकत्रित था, तो वहाँ घर्षण की उत्पत्ति हुई। जब घर्षण की उत्पत्ति हुई तो वहाँ एक निश्चित तापमान के बाद वहाँ क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। उसी विस्फोट को हम बोलते हैं महाविस्फोट। इसी को हम बोलते हैं। यहीं से हमारा क्या हो गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। यहाँ से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। तो अतः हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जॉर्ज लेमैत्रे के अनुसार कैसे हो गई, हमने देख लिया। अब हम समझेंगे एक दृश्य के माध्यम से, जिसे हम बता देते हैं एक दृश्य के माध्यम से। यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ की उत्पत्ति हो चुकी है। तो जैसे कि यहाँ हमारा हमने क्या बोला कि एक बिंदु है, संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में एकत्रित था। यहाँ से क्या हुआ, विस्फोट हुआ। एक विस्फोट होता है, एक विस्फोट यहाँ पर हुआ। जब विस्फोट हुआ तो यहाँ से ऊष्मा निकली, और यहाँ पर जब ऊष्मा निकली तो ब्रह्मांड का विस्तार होता है। जैसे कि देखिए ये हमारी आकाशगंगा यहाँ से निकली है, आकाशगंगा निकली, फिर यहाँ पर इसका विस्फोट होता है और धीरे धीरे इसकी व्याख्या होती जाती है, मतलब विस्तार होते जाता है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तार होता है। तो इस विस्तार की घटना को एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हबल। क्या है, हबल एक वैज्ञानिक है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है लाल शिफ्ट का सिद्धांत। तो लाल शिफ्ट का सिद्धांत क्या है, हम देखने वाले हैं कि लाल शिफ्ट का सिद्धांत क्या है। तो लाल शिफ्ट का सिद्धांत क्या है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक साल लगातार एक दूरबीन से एक तारा को देखा, तो उन्होंने पाया कि वो उसका रंग धीरे धीरे लाल होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड की विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। जब ब्रह्मांड फैल रहा है तो उन्होंने कैसे सिद्ध किया, तो सिद्ध किया कि जैसे हमने देखा कि तरंग दैर्घ्य क्या है, तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, लाल रंग का। तो उन्होंने बताया कि दो शीर्ष, तरंग दैर्घ्य क्या है, दो शीर्ष और दो गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं।
और जब दो शीर्ष या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है उसी का दूरी ज्यादा है। तो उसने कहा कि जब तारा आखिर लाल रंग में कैसे शिफ्ट हो रहा है, लाल रंग में कैसे शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब उसकी दूरी बढ़ रही है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है। जब दूरी उसकी बढ़ रही है इसका मतलब उन्होंने सिद्ध किया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। दूरी बढ़ रही है तो मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है। और ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है वो कैसे सिद्ध किया, लाल शिफ्ट की घटना की तरफ से। तो लाल शिफ्ट की घटना, अतः हम कह सकते हैं कि लाल शिफ्ट की घटना क्या है, तो जब श्वेत प्रकाश लाल रंग की ओर बढ़ रहा है इसका मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो हमने अतः जान लिया कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ। एक कारण और है ब्रह्मांड विस्तार का, जो हमेशा एग्जाम में आता है कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि ब्रह्मांड के विस्तार की जानकारी किस विधि से दिया जा सकता है। तो एक हमने देखा महाविस्फोट का सिद्धांत, जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है। और एक जब विस्फोट हुआ था, जब कोई भी चीज विस्फोट होता है उससे किरण निकलती है, तो उस किरण को हम बोलते हैं कॉस्मिक किरण। तो कॉस्मिक किरण की सहायता से ब्रह्मांड विस्तार की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जब ब्रह्मांड की व्याख्या हमने कर दिया कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, तो उससे जो निकलने वाले जो पदार्थ थे उसी को हमने बोला तारा। क्या बोल दिया, तारा। तो तारा क्या है, अब हम देखने वाले हैं कि तारा क्या है। तारा क्या है। तो तारा क्या है, तारा एक आकाशीय पिंड का उदाहरण है। जितने भी, जैसे कि रात में जिस रात है, तो रात में अक्सर आप भी देखे होंगे कि रात में तो ऊपर मुंह करके देखते होंगे, तो जितने भी चमकती हुई चीजें दिखाई दे रही सब क्या है, पिंड है, आकाशीय पिंड है। तो उसी तरह से तारा हम देखते हैं रात के समय में, तो क्या है, आकाशीय पिंड है। तो तारा एक आकाशीय पिंड का उदाहरण है। तारा आकाशीय पिंड का एक उदाहरण है जिसके पास स्वयं की ऊर्जा एवं ऊष्मा होती है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये ऊष्मा इसमें आती कहाँ से है, तो हम बताएंगे बाद में। पहले तारा जो है, तारा दो प्रकार की गति करती है। एक करती है, दो प्रकार की गति करती है। एक गति को हम बोलते हैं घूर्णन गति और एक गति को हम बोलते हैं परिक्रमण गति। एक को हम बोलते हैं परिक्रमण गति। तो सवाल है कि घूर्णन गति क्या है, तो वो आकाशीय पिंड जो अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे कि इसे ये है, जैसे अपनी अक्ष पर घूम रही है, तो क्या हो गया, घूर्णन गति। ये क्या है, घूर्णन गति। तो जब अपनी अक्ष पर कोई भी वस्तु घूमती है तो क्या कहलाता है, घूर्णन गति। तो तारा क्या है, तारा का घूर्णन गति क्या है, जब वो अपने अक्ष पर घूम रही होती है तो उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। इसका मतलब हुआ कि तारा घूर्णन गति की सहायता से अपनी अवस्था को बनाए रखती है। जितने भी आकाशीय पिंड हैं, बिना घूर्णन गति करते हुए वो अपनी स्टेबिलिटी बनाकर नहीं रह सकते हैं। कोई भी पिंड होगा वो घूर्णन गति करेगी। तो तारा क्या कर रही है, अपनी घूर्णन गति की सहायता से अपनी स्टेबिलिटी को बना करके मौजूद है। अब हम बात करने वाले हैं परिक्रमण गति की। तो परिक्रमण गति क्या है, तो परिक्रमण गति क्या हुआ कि जब कोई पदार्थ किसी का चक्कर लगा रहा होता है, जैसे कि हमारा ये हो गया, इसका जब हम इसे चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से हम चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, परिक्रमण गति। इसी को हम बोलते हैं परिक्रमण गति। तारा परिक्रमण कैसे गति करती है, तो जब आकाश गंगा के जो ब्लैक होल होता है, जैसे ये हमारा आकाश गंगा है, ये वाला हमारा क्या है, आकाश गंगा है। अब आकाश गंगा के जो ये वाला जो है, इसी को हम बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। अब ब्लैक होल के चारों ओर यहाँ पर तारा है, तो जब इस तरह से परिक्रमण गति कर रहा है तारा, ये तारा है, तो इस तरह से जब परिक्रमण गति कर रहा है, आकाश गंगा के जो बीच में जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल के चारों ओर जब गति कर रहा है तारा, उसी को हम बोलते हैं परिक्रमण गति। इसका मतलब हुआ कि अब परिक्रमण गति आखिर क्यों कर रही है तारा, तो परिक्रमण गति इसलिए कर रही है, जब भी कोई चीज घुमाते, जैसे कि आप कटोरा में आप पानी लीजिए और इसे घुराइए, तो क्या वो बाहर की ओर पानी जाती है,
तो इसलिए कि तारा भी क्या कर रही है, बाहर की ओर जाने का प्रयास करती है, बाहर की ओर निकलने का प्रयास करती है। और ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल के पास इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि इस तारे को ये क्या कर रही होती है, बांध कर रखती है। तो इसलिए ये क्या है, तारा अपनी ओर स्टेबल बना हुआ है ना, ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और ये खींचने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो कि तारा एक जगह स्टेबल है, तारा एक जगह स्टेबल है। तो हमने आपको देखा कि तारा किस तरह स्टेबल है। इसका मतलब हमने बोला कि तारा परिक्रमण गति के माध्यम से, परिक्रमण गति के माध्यम से ब्लैक होल से अपनी निश्चित दूरी बनाने में सक्षम है, ब्लैक होल से अपनी निश्चित दूरी बनाने में सक्षम है। अगर यह ज्यादा भीड़, अगर ये नजदीक चला गया ब्लैक होल का, तो ये अपनी ओर समाहित कर लेगी, अपनी ओर समाहित कर लेगी ब्लैक होल। इसलिए तारा परिक्रमण गति के माध्यम से ब्लैक होल से अपनी निश्चित दूरी बनाने में सक्षम है। यहां तक हमने जान लिया। अब कुछ इसका कुछ फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि सौर वर्ष किसे कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं। तो सौर वर्ष हम उसे कहते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाता है उसको हम बोलते हैं सौर वर्ष। तो पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में 365 दिन 6 दिन का समय लेती है। ठीक है, हमने देख लिया। और ब्रह्मांड वर्ष क्या है, तो जब सूर्य अपनी आकाश गंगा का चारों ओर परिक्रमा लगाता है तो उसी को हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। तो ब्रह्मांड वर्ष जो होता है, तो सूर्य अपनी आकाश गंगा की एक चक्कर पूरा करने में 20 से 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। ठीक है, यहाँ तक हमने जान लिया। अब हम आगे देखेंगे कि तारा की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब हम बात करने वाले हैं कि तारे का निर्माण कैसे होता है। तो तारे का निर्माण कैसे होता है, तारे का निर्माण। अब हम बात करने वाले हैं तारे का निर्माण। तो हमने देख लिया कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या था, हमने देखा। तो महाविस्फोट जब यहाँ पर जब एकल बिंदु के रूप में था, यहाँ पर विस्फोट होता है। जब हम देखते हैं कि जब किसी जगह पर कोई विस्फोट होता है तो वहाँ पर धूल कण निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि धूल कण निकला, धूल कण यहाँ पर निकला। तो धूल कण और गैसों के समूह से, धूल कण है और गैस तो हमेशा रहता है, तो गैसों के समूह से यहाँ पर एक निहारिका का निर्माण होता है, यहाँ पर एक निहारिका का निर्माण होता है। अब ये जो निहारिका का निर्माण हुआ, तो निहारिका में धीरे धीरे संकुचन हो रहा है। जो संकुचन का मतलब हुआ आपस में जुड़ रहा है, कोलिजन हो रहा है, अब जुड़ रहा है। तो जब संकुचन हुआ, कोई भी चीज जब आपस में जुड़ता है तो उसमें घर्षण बढ़ने लगता है। और जब किसी भी चीज में घर्षण बढ़ता है तो ऊष्मा की उत्पत्ति होने लगती है। जैसे कि आप ऐसे रगड़ते हैं तो रगड़ते रगड़ते घर्षण हो रहा है, रगड़ने के बाद, घर्षण होने के बाद यहाँ पर देखिए हीट होता होगा, तो वही क्या है, ऊष्मा निकल रहा है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा संकुचन हुआ, इतना ज्यादा यहाँ पर संकुचन हुआ कि संकुचन होने के बाद यहाँ पर एक तारे का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टार तारा। प्रोटोस्टार तारे का निर्माण हुआ। जब प्रोटोस्टार तारे का निर्माण हुआ तो और संकुचन होने लगा। संकुचन होते होते ये इस एक निश्चित तापमान के बाद एक हाइड्रोजन नाभिक, 2 हाइड्रोजन नाभिक मिल करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करने लगे। जब ये 2 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करने लगे, उसी को हमने बोला नाभिकीय संलयन। जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन नाभिक है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करने लगे। जब हीलियम का निर्माण करने लगे तो यहाँ पर इसी को हमने बोला नाभिकीय संलयन। जब नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई तो यहीं पर से और ज्यादा ऊष्मा की उत्पत्ति हुआ। और जो ये प्रोटोस्टार तारा था, ये बन गया तारा में। कैसा बन गया, तारा में। तो अतः हम कह सकते हैं
कि तारा को ऊष्मा कहाँ से मिल रही है, तारे को ऊष्मा कहाँ से मिल रही है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया से अर्थात हाइड्रोजन से। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है और ऑप्शन में रहने वाले हैं कि हाइड्रोजन या फिर नाभिकीय संलयन ऐसा रहने वाला है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि तारे जो तारा है, तारे को ऊष्मा कहाँ से मिली, ऊष्मा कहाँ से मिली, तो हाइड्रोजन से या फिर नाभिकीय संलयन से। तो हमने देख लिया कि तारा क्या था, तारा की उत्पत्ति कैसे हुई, और जो यहाँ से ऊष्मा जो मिल रहा था, ऊष्मा कहाँ से मिली, तमाम चीज़ें हमने देख ली। अब इसके आगे हम मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।